हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ प्लस वाईटी पर। और आज हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 12th क्लास का नया सिलेबस शुरू कर रहे हैं और उसमें हम बात करेंगे सेकंड चैप्टर की। देखो बच्चों, सभी को पता है कि 2020 और 2021 दो सालें एजुकेशन के लिए बहुत ही बुरी आई हैं। बच्चे ना तो इनमें पढ़ पा रहे हैं, ना उनको प्रॉपर तरीके से स्टडी का मटेरियल मिल पा रहा है, स्कूलें ओपन नहीं हो पा रही हैं, स्कूलों की तरफ से कंटिन्यूसली एक प्रॉपर तरीके से स्टडी भी नहीं मिल रही है कि ऑनलाइन फैसिलिटीज़ मिल रही हो। इन्हीं सब चीज़ों को मद्देनजर रख के हमने भी पिछले साल ये यूट्यूब चैनल लॉन्च किया था। कोशिश सही आप लोगों का सहयोग रहा और हम आगे बढ़ते चले आए और आप लोगों के सहयोग से ये चैनल आगे बढ़ रहा है। तो आशा करते हैं आप लोगों का सहयोग भी बना रहेगा। हम आपको घर बैठे अब जो भी बच्चे 11वीं क्लास से 12वीं में प्रमोट हुए हैं उन्होंने बहुत ही कम 11वीं के सिलेबस को पढ़ा है, इसलिए हम 11वीं के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए ही 11वीं क्लास के अकॉर्डिंग ही 12वीं क्लास के इन टॉपिक्स को लेकर के चलेंगे। जो चीज़ें 11वीं की यहाँ पर मैटर कर रही हैं उन सभी को हम आपको समझाते हुए चलेंगे। यानी ऐसा नहीं है कि हमने ये कह के छोड़ देंगे कि चीज़ आपने 11वीं में पढ़ी है, क्योंकि हमें पता है आप लोग नहीं पढ़ पाए हो, प्रॉपर आपकी स्टडी नहीं हो पाई है। इसीलिए आज जो हमने एक टॉपिक लिया है वो है इनवर्स सर्कुलर फंक्शन यानी प्रतिलोम वृत्तीय फलन। ये प्रतिलोम वृत्तीय फलन है, ये जिसे कि आप प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन भी कह सकते हो। ये त्रिकोणमितीय फलनों पर आधारित है और 11th क्लास में आपने इसे चैप्टर 3 में पढ़ा था। वहाँ चैप्टर 3 था, वहाँ पर आपने बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े थे। यदि वो सारी चीज़ें आपको नहीं पता है तो इस बार हम उन सभी चीज़ों को रिपीट भी करेंगे। इसके अलावा हमने सेकंड चैप्टर पढ़ा था संबंध एवं फलन, तो वहाँ हमने फलन के बारे में भी जानकारी ली थी और फलन के बहुत सारे टाइप्स भी थे जिनको हम नहीं पढ़ पाए थे, उस सिलेबस से हटा भी दिए गए थे, लेकिन वो यूजफुल हैं, उनकी आवश्यकता है। तो हम कुछ चीज़ों के बारे में रिवाइज करेंगे। इसी से संबंध एवं फलन से संबंधित तो हमारे पास पहली प्रश्नावली है जिसके बारे में हम फिर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे जब पहली प्रश्नावली के बारे में बात करेंगे। जो आवश्यक चीज़ें हैं, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, उन सबको हम यहाँ पर आपके सामने लेकर आएंगे। पहले हम बेसिक बताएंगे इस चैप्टर का, और ये सब वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए भी है जो इस साल सीनियर का पेपर देने वाले हैं और फिलहाल उनके पेपर पोस्टपोन कर दिए गए हैं, तो आगे होंगे। तो उन लोगों के लिए भी रिवीजन करने के लिए कोई चीज़ उन्हें समझ में नहीं भी आ रही है, कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो हम पहले पढ़ के आ चुके होते हैं और फिर टीचर उनको दोबारा रिपीट नहीं करता है, तो हमारे लिए समस्या खड़ी हो जाती है कि ये सब चीज़ कैसे हो रही है। तो आज फिर से इस वीडियो के साथ में उसे देख सकते हैं। तो देखो, वीडियो शुरू करें उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन में ऑल प्रेस कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए और फिर वीडियो का आनंद लीजिए। चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करेंगे वन फंक्शन यानी एक फलन क्या होता है। इसके बारे में विस्तृत चर्चा तो हम करेंगे किसमें, पहले चैप्टर में, जब हम आपको पहला चैप्टर पढ़ाएंगे। फिलहाल केवल इतना ध्यान रख लीजिए होता क्या है। शॉर्ट रूप में हम आपको समझा रहे हैं कि एक फलन है f जो सेट ए से सेट बी में इस प्रकार से परिभाषित है। किस प्रकार से परिभाषित है? जो कि सेट ए का प्रत्येक अवयव इस प्रकार से परिभाषित हो कि सेट ए का प्रत्येक अवयव सेट बी के भिन्न भिन्न अवयवों से संबंध बनाए। सेट बी के भिन्न भिन्न अवयवों के साथ में संबंध बनाए। सेट ए का जो प्रत्येक अवयव है, अब फंक्शन है तो हम जानते हैं कि फंक्शन में एक अवयव केवल एक अवयव से ही संबंध बना सकता है अधिकतम। तो ऐसा सेट ए का अवयव वो प्रत्येक अवयव सेट बी के अलग अलग अवयव से संबंध बनाने वाला होना चाहिए। तो इस प्रकार के फलन को एक ही फलन कहते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल दिया है आपको, क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि एक फंक्शन है f जो कि x+1 के रूप में है, यानी x का मान यदि 1 लिया जाए तो 1 हम यहाँ पे पुट कर देंगे और जब 1 यहाँ पे पुट किया जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, x की जगह 1 रखते ही 1 + 1 2, तो 1 का रिलेशन बनेगा किसके साथ, 2 के साथ में। ये हमने 11th में पढ़े हैं, फिर भी किसी ने नहीं पढ़ा है तो ध्यान से समझ लीजिए। फिर x की जगह यदि हम 2 रखेंगे, x का मान कितना पुट किया जाए, 2 पुट किया जाए, तो जब 2 रखेंगे तो 2 का संबंध किससे बन जाएगा, 3 से। और x का मान यदि हम 3 रख देंगे तो 3 का रिलेशन किसके साथ बनेगा, 4 के साथ में। और x का मान 4 रखा जाए तो 4 के लिए फलन का मान 5 आएगा, तो 4 का संबंध 5 से बन जाएगा। आप देखेंगे ये जो सेट A है, इस सेट A का प्रत्येक अवयव है वो सेट B के भिन्न भिन्न अवयवों के साथ में संबंध बना रहा है।
अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि बी में कोई एलिमेंट्स रह गया या नहीं रह गया है, सेट ए में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ए में रह गया तो फिर वो फलन ही नहीं कहलाएगा, क्योंकि फलन की डेफिनेशन ही ऐसी ही है। ठीक है, अब एक और उदाहरण हमने लिया है जी के तौर पर दूसरा। इसमें क्या क्या आ गया है कि जी फंक्शन क्या है, एक्स यदि इस सेट ए में से लिया गया कोई अवयव है और ये आपके पास सेट बी है, उस कंडीशन में सेट ए में से x का मान ए बी सी कोई सा हो सकता है। तो x से शुरू होने वाला नाम, x की जगह a रखेंगे तो a से शुरू होने वाला नाम, तो a से शुरू होने वाले नाम का उसके साथ ही संबंध बनेगा, यानी एप्पल के साथ। b का किसके साथ बन जाएगा, बैग के साथ। और c का संबंध बन जाएगा काऊ के साथ। तो आप देखेंगे यहाँ पर भी सेट a में जितने भी अवयव हैं वो सेट b के भिन्न भिन्न अवयवों से संबंध बनाते हैं। यदि थोड़ी देर के लिए मैं ये मान लूँ कि ये ऐसे नहीं है, तो मान लो इस प्रकार से हो कि a का भी रिलेशन b से हो, बैग से हो, और बी का भी रिलेशन बैग से हो, ऐसा हो सकता है सी का सी से हो। तो ये इस कंडीशन में एक ही नहीं है। क्यों? क्योंकि एक से अधिक अवयवों का संबंध किससे है, बैग से है। तो एक का एक से नहीं है संबंध, एक का एक से अधिक के साथ में है, इसलिए ये आपके पास एक ही नहीं होगा। नाम ही कह रहा है एक ही, एक का एक से संबंध होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई कि एक ही क्या होता है। सेम ऐसे ही एक और दूसरे फंक्शन की हम बात करते हैं, वो है आच्छादक फलन यानी ऑनटू फंक्शन। क्या होता है वो सुनिए। यदि फलन f सेट a से सेट b में इस प्रकार परिभाषित है, किस प्रकार से, कि सहप्रांत जो b है उसके प्रत्येक अवयव, सहप्रांत के अवयव को हम क्या कहते हैं, y। तो y बिलोंग्स टू b के लिए प्रांत a में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान हो, प्रांत ए में जो एलिमेंट्स हैं उनके साथ में उसका कोई ना कोई पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान होना चाहिए। तो ऐसा यदि है तो f क्या कहलाएगा, आच्छादक फलन कहलाता है। ठीक है, आगे बात समझ में। ऐसी कोई कंडीशंस कहीं पर भी है तो फलन आच्छादक फलन कहलाएगा। जैसे एज ए एग्जाम्पल जो पर हमने तीर आरेख बना करके प्रदर्शित किया था, वैसे हम यहाँ भी प्रदर्शित कर सकते हैं। देखिए, हमने एक तीर आरेख बनाया पहला, सेट ए से सेट बी में हमने एक फंक्शन f परिभाषित किया है। ये फंक्शन f हमारे पास इस टाइप में है कि fx = x²। तब देखो -1 का हम वर्ग करेंगे तो इसका रिलेशन किसके साथ बनेगा, 1 के साथ में। फिर 0 का हम करेंगे वर्ग तो 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, तो इसका रिलेशन 0 के साथ बन जाएगा। फिर 1 की हम बात करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 2 की बात करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 3 की बात करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 होता है। कुछ इस प्रकार से हमारे पास संबंध बनेंगे। ये फंक्शन हमने डिफाइन किया। ठीक है, सेट बी में एलिमेंट्स देखेंगे तो वो है 0, 1, 4, 9 और 16। 5 आपके पास एलिमेंट्स हैं, जबकि 5 ही हमारे पास सेट ए में थे। अब ध्यान देने की बात ये है यहाँ पर कि ये जो 0 है, इस 0 का पूर्व प्रतिबिंब हमारे पास यहाँ पर 0 है। ठीक है, फिर 1 के हमारे पास 2 पूर्व प्रतिबिंब है, -1 और +1। आगे 4 का पूर्व प्रतिबिंब 2 है हमारे पास, और 9 का पूर्व प्रतिबिंब है, ध्यान से देखें तो वो 3 है हमारे पास। बट 16 का हमारे पास यहाँ कोई भी पूर्व प्रतिबिंब नहीं है। इट मीन्स यहाँ सेट बी में या कहें तो सह प्रांत में एक ऐसा एलिमेंट है 16 जिसका पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। इसलिए अब पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं होगा तो ये आच्छादक या कहें तो ऑनटू नहीं कहलाएगा। आगे बात समझ में, यानी बी में जितने भी अवयव हैं उनके उल्टे रिलेशन होने चाहिए इधर। यदि ऐसा नहीं है तो वहाँ पर पूर्व फलन आच्छादक नहीं होगा। एक और देखिए, एक जी फंक्शन हमने यहाँ पर लिया है, और जी को मान लीजिए मैंने कुछ इस प्रकार से डिफाइन कर दिया है कि gx = कितना 3। तो अब x का मान a रखिए, a रखोगे तो भी आपके पास g का मान 3 ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक अचर फलन है ये 3। अब b रख देंगे हम x की जगह तो भी यहाँ पर रिलेशन 3 के साथ ही रहेगा। c रखेंगे तो भी 3 के साथ रहेगा, d रखेंगे तो भी 3 के साथ रहेगा, e रखेंगे तो भी 3 के साथ रहेगा। तो यहाँ भी देखें हम तो यहाँ जितने भी सेट ए में एलिमेंट्स हैं उन सभी का रिलेशन केवल 3 से मिल रहा है। तो फिर तो हम देखें यहाँ पर तो 3 के अतिरिक्त किसी का भी पूर्व प्रतिबिंब नहीं है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, देखो मैं इस फंक्शन को फिर से थोड़ा सा चेंज करता हूँ। यदि मैं ऐसा ले लूँ आपके पास यहाँ पर इसे कि fx = gx को हम चेंज कर देते हैं। ऐसा कर देते हैं कि a का रिलेशन है वो हम बना देते हैं 3 के साथ में, b का मान लीजिए मैंने 1 के साथ बनाया,
सी का मैंने 2 के साथ बना दिया, डी का मैंने 5 के साथ और ई का मैंने 4 के साथ। यदि ऐसा कर देते हैं हम तो आप देखेंगे यहाँ पर प्रत्येक बी के अवयव का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। 1 के लिए बी के साथ में रिलेशन है, 2 का सी के साथ में है, 3 का ए के साथ में पूर्व प्रतिबिंब है और 4 का पूर्व प्रतिबिंब आपके पास ई है और 5 का पूर्व प्रतिबिंब डी है। यानी यहाँ पर सेट बी के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब सेट ए में विद्यमान है, इसलिए फंक्शन कैसा हो जाएगा, आच्छादक हो जाएगा या कहें तो ऑन टू हो जाएगा। तो ये तो बात होगी फंक्शन के एक एकी और आच्छादक होने की। अब ये है कि कोई फंक्शन एक एकी भी है और आच्छादक भी है। कैसा है, एक एकी और आच्छादक दोनों है, तो फिर उस फंक्शन को हम एक एकी आच्छादक फलन कहते हैं। इसका मतलब अर्थात कोई फलन f है वो किसी समुच्चय a से b में एक एकी के साथ साथ कैसा और है, आच्छादक भी है, तो उसे एक एकी आच्छादक फलन कहते हैं। इसे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई फंक्शन है वो सेट a से b में एक एकी और आच्छादक दोनों हैं, तो उस फलन को एक एकी आच्छादक फलन कहते हैं। एक और डेफिनेशन की हम बात करते हैं, वो है ग्राफिकल डेफिनेशंस। किसके लिए, 1-1 और ऑन टू फंक्शन के लिए। 1-1 यानी एक एकी फंक्शन या फलन और ऑन टू यानी आच्छादक फलन। तो एक एकी और आच्छादक फलनों की आलेखीय परिभाषा क्या है वो भी सुन लीजिए, क्योंकि इम्पोर्टेंट है हमारे पास सेकंड चैप्टर के लिए। सेकंड चैप्टर में हम फलनों को एक एकी और आच्छादक प्रदर्शित करने के लिए ग्राफिकल मेथड को ही यूज लेंगे, आलेख के द्वारा ही हम इसे समझाने वाले हैं। तो आपको ये जानना भी जरूरी है कि आलेख के रूप में हम एक एकी और आच्छादक फलनों की कैसे जांच कर सकते हैं। तो देखिए, यदि कोई एक फलन है आपके सामने, वो फलन f किसी सेट a से b में इस प्रकार से परिभाषित है। किस प्रकार से परिभाषित है कि fx इक्वल टू y फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b, यानी x प्रांत a में से है और y सह प्रांत b में से है। तब f का निर्देशित तल में हम क्या खींच दें, आलेख खींचें। तो आलेख बनाया जाए तो उस आलेख को देख करके हम एक एकी और आच्छादक होने की जांच कर सकते हैं। वो ही उनके लिए डेफिनेशन भी है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं एक एकी कब होगा फंक्शन। सबसे पहले हम बात करेंगे एक एकी फलन की। क्या होता है एक एकी फलन या 1-1 फंक्शन। इसके लिए सबसे पहले डेफिनेशन क्या होगी। हमने कहा कि हम किसी फलन का ग्राफ बना लेते हैं, तो उस कंडीशन में हम कैसे पता करेंगे कि फलन एक एकी होगा। तो डेफिनेशन देखिए, जब प्रत्येक y बिलोंग्स टू b पर x अक्ष के समांतर को एक रेखा खींची जाती है, कोई भी हम सहप्रांत में से कोई भी एक अवयव ले लेते हैं y और उसके ऊपर x अक्ष के समांतर हम कोई रेखा खींचते हैं, यानी y के ऊपर कोई बिंदु लिया और उस बिंदु पर x अक्ष के समांतर हमने रेखा खींची, तो वह रेखा फलन के वक्र को केवल और केवल एक बार प्रतिच्छेद करती है, या कहें तो अद्वितीय बार, अद्वितीय यानी जिसके जैसा दूसरा नहीं हो, तो केवल अद्वितीय बार प्रतिच्छेद करती है, तो वह फलन एक एकी कहलाता है। कैसा फलन कहलाता है, एक एकी फलन कहलाता है। देखिए, मैं ग्राफ बना के समझाता हूँ। देखिए, हमने एक ग्राफ बनाया है जिसमें fx इक्वल टू y एक फंक्शन लिया है और उसके लिए ग्राफ मान लीजिए इस प्रकार का है, जो आपके सामने है प्रदर्शित है। ये x अक्ष है आपके पास और दूसरा y एक्सिस है, ठीक है। ये मूल बिंदु है। हमने एक ग्राफ बना दिया और यहाँ पे जो सेट a है उसको हमने प्रदर्शित किया है किसके द्वारा, -a से b के रूप में, एक इंटरवल के रूप में। तो -a से b के बीच एक ग्राफ बना हुआ है। आप इस ग्राफ को देखें तो यहाँ पर y अक्ष के ऊपर जो भी जितने भी बिंदु होंगे, उन बिंदुओं के ऊपर जहाँ तक एक ग्राफ बना हुआ है, उन बिंदुओं में से कोई सा भी एक पॉइंट लेकर के आप या ग्राफ खींचें, मतलब रेखा खींचे एक्स अक्ष के समांतर। मान लीजिए मुझे यहाँ पर एक पॉइंट लेना है और इसके ऊपर मैं एक रेखा खींच देता हूँ जो कि किसके समांतर है, एक्स अक्ष के समांतर है। तो ये एक्स अक्ष के समांतर रेखा इस वक्र को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। यदि ऐसा होता है कि किसी भी फलन के वक्र में एक्स अक्ष के समांतर खींची गई रेखा उस वक्र को केवल एक ही पॉइंट पर काटती है, तो फिर उस कंडीशन में वो फलन कैसा होगा, एक एकी होगा, ठीक है। और यदि ऐसा हो जाता है कि फलन का जो वक्र है वो उस समांतर रेखा को एक की बजाय एक से अधिक जगह पर काटता है, तो फिर वो उस कंडीशन में एक एकी नहीं होगा। तो फिर कैसा कहलाता है, उसे हम बहु एकी फलन कहते हैं।
चलिए नेक्स्ट की हम बात करते हैं आच्छादक फलन की। तो देखिए आच्छादक फलन क्या होता है? जब फलन का वक्र अपने प्रांत के किसी बिंदु पर नहीं टूटता, यानी आपको प्रांत मिला है, उस प्रांत के ऊपर फलन का वक्र है वो कहीं भी नहीं टूटता है उस कंडीशन में, या फिर यूँ कह दें कि हम फलन का मान है वो उस बिंदु पर अपरिभाषित प्राप्त नहीं होता है, तो उस कंडीशन में फलन कैसा कहलाता है? आच्छादक फलन कहलाता है। समझ में आ रही है बात कि फलन का जो वक्र बनाया गया है वो किसी भी बिंदु पर नहीं टूटे अपने प्रांत में, या फिर यूँ कह दें कि हम प्रांत में से फलन का कोई मान निकालते हैं अपरिभाषित नहीं मिलता है, तो फिर फलन आच्छादक फलन कहलाता है। आप इसे ग्राफ से देखें। देखिए हमने साइन एक्स एक फंक्शन है उसका ग्राफ पढ़ा है 11th क्लास में। हम इसके बारे में और भी चर्चा करेंगे जब चैप्टर सेकंड की बात करेंगे। ये एक जनरल वीडियो है आपको चैप्टर सेकंड को समझने के लिए। तो यहाँ देखिए आप किसी साइन एक्स फंक्शन के लिए हम ग्राफ बनाते हैं तो उसका हमें मान है वो -1 से +1 के मध्य में मिलता है, और ये अनंत तक x की तरफ आगे बढ़ रहा है और x डैश की तरफ भी -अनंत की तरफ आगे बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर आपके पास प्रांत तो r है, लेकिन सहप्रांत जिसे आप r कह सकते हो, लेकिन परिसर जो मिलेगा वो परिसर केवल -1 से +1 के मध्य में मिलेगा। तो मैं f को यदि r से -1 के +1 के मध्य में प्रदर्शित करता हूँ तो इस कंडीशन में देखिए r के प्रत्येक बिंदु पर, यानी आपके पास वास्तविक संख्याओं का कोई भी मान यहाँ पर x के ऊपर ले लिया जाए, कहीं पर भी आप उसे लेंगे, उन सभी जगह पर आपके पास ग्राफ कहीं भी टूटा हुआ नज़र नहीं आएगा। कंटिन्यूसली ग्राफ बन रहा है पूरे x अक्ष के ऊपर, किसी भी बिंदु पर आप चेक करेंगे आपके पास ग्राफ कहीं नहीं टूटेगा। ठीक है, तो ये ग्राफ कहीं नहीं टूट रहा है, इसलिए ये कैसा है? आच्छादक फलन है। किसमें? वास्तविक संख्या r में। तो साइन एक्स है, वास्तविक संख्या r में आच्छादक फलन होता है। जबकि यदि हम tan की, कोट की, इन फंक्शंस की बात करते हैं तो वो नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि उन पे इन्फिनिटी पे ग्राफ ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो यदि ग्राफ कहीं पर टूट गया है तो फिर वो आच्छादक फलन नहीं होगा, और ग्राफ कंटिन्यू चल रहा है तो फिर वो आच्छादक फलन कहलाएगा। आगे बात समझ में? ठीक है, आप यहाँ पर एक की भी जांच करना चाहें तो आप एक्स के समांतर कोई भी एक रेखा खींचते हैं तो देखेंगे आप ये रेखा है वो इस ग्राफ को जगह जगह पे काट रही है। हमने कहा था यदि वो रेखा ग्राफ को केवल एक ही बिंदु पर काटती है तब तो फलन एक ही कहलाएगा, अन्यथा नहीं कहलाएगा। इस कंडीशन में ये सरल रेखा जो हमने खींची एक्स के समांतर वो इस वक्र को असंख्य बिंदुओं पे काटेगी। इस प्रकार के बहुत सारे लूप होंगे जिनको वो काटते चलेगी। तो ये एक से अधिक बिंदुओं पे काट रही है इसलिए एक ही नहीं है। एक ही बिंदु पे काटेगी तो एक ही कहलाएगी, एक से अधिक पे काटेगी तो बहु एक ही कहलाएगी। ठीक है, तो बहु एक वगैरह के बारे में हम बाद में बात करेंगे, चर्चा करेंगे, जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे तो विस्तृत बात करेंगे इन सब की। तो आप समझ गए होंगे कि एक की और आच्छादक का हमें ग्राफ की सहायता से कैसे टेस्ट करना है। तो चलिए हम एक और फंक्शन की बात करते हैं, नाम है प्रतिलोम फलन, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही है प्रतिलोम वृत्तीय फलन। तो जब तक हम प्रतिलोम फलन को नहीं समझेंगे हम प्रतिलोम वृत्तीय फलनों के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमने ये सारी चीज़ें आपको समझाई कि एक के आच्छादक क्या होता है और एक की आच्छादक होने से प्रतिलोम फलन का क्या रिलेशन होता है और प्रतिलोम फलन होता क्या है। तो अब सुनिए प्रतिलोम फलन क्या होता है। यदि कोई फलन है f, वो सेट ए से सेट बी में एक की और आच्छादक फलन है। कैसा है? एक की आच्छादक फंक्शन है, तो वह फलन f है वो कैसा कहलाता है? व्युत्क्रमणीय फलन कहलाता है। व्युत्क्रमणीय फलन क्या होता है? ऐसे फलन जिनका प्रतिलोम ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, अर्थात तब एक फलन f कोई एक अन्य फलन है f इनवर्स जो सेट b से a में इस प्रकार से परिभाषित होता है कि f का जो प्रांत है वो f इनवर्स का परिसर बनता है और f का जो परिसर है वो f इनवर्स का प्रांत बनता है। इस प्रकार का कोई फंक्शन f इनवर्स विद्यमान होता है। तब f इनवर्स को क्या कहते हैं? f का प्रतिलोम फलन कहते हैं, यानी उल्टा होता है। f a से b में एक के आच्छादक है तो f इनवर्स यानी उसका प्रतिलोम b से a में होगा, उल्टा हो जाएगा, सहप्रांत प्रांत बन जाएगा और जो प्रांत था वो सहप्रांत या परिसर बन जाएगा। ध्यान रखना एक की आच्छादक फंक्शन का सहप्रांत और परिसर समान होता है। ठीक है, आप चाहें तो इस चीज़ को यहाँ पर ऊपर भी नोट कर सकते हो ऑन टू फंक्शन में कि f का जो प्रांत है वो f का सहप्रांत है। ये पर्याप्त शर्त है एक फलन के आच्छादक होने की। f का सहप्रांत बराबर f का
परिसर, ये दोनों चीज़ें समान होंगी यदि वो आच्छादक हैं तो। ठीक है, चलिए अब हमने ये बता दिया इनवर्स फंक्शन क्या होता है, यानी एक ऐसा फलन f जो एक की आच्छादक है तो f इनवर्स है वो b से a में परिभाषित हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो वो आपके पास प्रतिलोम फलन कहलाएगा। f का क्या कहलाता है? प्रतिलोम फलन कहलाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, उसमें हम लेकर के आएंगे आपके लिए कि हम एक की आच्छादक फलन की सहायता से इनवर्स फंक्शंस कैसे प्राप्त करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए, और उनके लिए आपके पास प्रांत और परिसर क्या होंगे, उनके मुख्य मान क्या होंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हमारे पास बड़ा होगा, काफ़ी होगा, लेकिन आपको समझाना है इसलिए हम बड़ा वीडियो भी बना देंगे आपके लिए। लेकिन मैं ये कहता हूँ आपको 100% समझ आएगा। तो फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कराएं, क्योंकि ये कॉमन वीडियो है जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए। जब तक आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएंगी, आपको सेकंड चैप्टर का जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है, शुरुआती जो एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट है, वो समझ में नहीं आएगा। तो इसी आशा के साथ कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे, अपने फ्रेंड्स के पास इसे शेयर करेंगे, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद, बाय।